नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजातियों की सीरीज में मैं आज एक नई जनजाति के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जनजाति है कोरकू जनजाति। अभी तक हमने गोंड जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति को पढ़ा है। अब आज हम चौथी जनजाति पढ़ रहे हैं, कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति के बारे में हम इन बिंदुओं के आधार पर जो है कोरकू जनजाति का विश्लेषण करेंगे, जैसे कि उनका निवास स्थान, शारीरिक विशेषताएं, वेशभूषा, रहन सहन, आर्थिक विशेषताएं, विवाह पद्धति, विशिष्ट त्यौहार, संस्कृति विशेषताएं, उत्पत्ति और उनकी उपजातियां। यानी 10 बिंदुओं के आधार पर हम कोरकू जनजाति का विश्लेषण करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिकली जो कोरकू जनजाति होती है ये मध्य प्रदेश के दक्षिणम भाग कौन सा होगा? ये जो क्षेत्र है ये बैतूल, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, ये जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा, ये जो क्षेत्र थोड़ा सिवनी लेते हुए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति। मैंने जितनी जनजाति पढ़ाई है उनको क्षेत्र वाइज याद कीजिए। जैसे कोरकू जनजाति दक्षिण भाग में, बैगा जनजाति पूर्वी क्षेत्र में और भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में, है ना। और जो गोंड जनजाति है वो नर्मदा के दोनों किनारे किस पार, उस पार ये निवास करती है। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो सभी जनजातियों को आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो जो कोरकू जनजाति है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद जो है इनकी शारीरिक बनावट या रंग रूप ऐसा होता है। तो कोरकी जनजाति का जो रंग, आंखें हैं वो काली होती है, नाक चपटी, नाखून फूले हुए और होंठ मोटे होते हैं तथा चेहरा गोल होता है। ये उनकी जो है शारीरिक बनावट है। अब वेशभूषा कैसी होती है? तो कोरकुओं को पहनावा एकदम बिल्कुल साधारण सा होता है। पुरुष जो है बंडी पहनती है, बंडी कुर्ता और धोती। बंडी एक प्रकार की बनियान होती है जिसमें पॉकेट होता है, जेब होता है, और कुर्ता उसके ऊपर से कुर्ता पहनते हैं और नीचे कमर के नीचे धोती पहनते हैं। ठीक है, ये उनका जो है पुरुषों का पहनावा है। और महिलाएं क्या पहनती हैं? महिलाएं साधारणतः रंग बिरंगी धोती पहनती हैं और महिलाओं में जो है चांदी और कांसा धातुओं से बने आभूषण पहनने का जो है रिवाज है या उनको पसंद है। आभूषण मोतियों की माला भी ये पहनती हैं, पर चांदी और कांसा के बने आभूषण जो है वो विशेष तौर पर ये पहनती हैं। इसके बाद इनका रहन सहन, तो जैसा कि मैंने और पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो जनजातियां होती हैं अधिकतर वो जंगली क्षेत्रों में ही निवास करती हैं। ठीक है, तो उनके घर जो है हमारे मकान पक्के नहीं होते, कच्चे होते हैं। ठीक है, कोरकू जनजातियों के जो घर हैं वो बांस, खपड़ेल, लकड़ी के बने होते हैं। बांस के, खपड़ेल के, लकड़ी के बने होते हैं। जनजाति के बारे में मैंने बताया था कि जो उनके वो खपड़ेल का यूज़ नहीं करते, बल्कि किसका यूज़ करते हैं? जो उनकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो घास फूस का यूज़ करते हैं, पर ये खपड़ेल का इस्तेमाल या यूज़ करते हैं। इनके घर जो है एकदम निकटबद्ध होते हैं, यानी आस पास होते हैं, ज़्यादा फैले दूर दूर नहीं होते कि घर वहाँ होगा एक वहाँ, नहीं, पास पास होते हैं, निकटबद्ध होते हैं। कोरकू जनजाति शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, है ना। कोरकू जनजाति कैसी होती है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ये मोटे अनाज और साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं। जितनी भी जनजातियां हैं ये सब जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं और वहाँ क्या है, मोटे अनाज ही पैदा होते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये जो है मोटे अनाज ही यूज़ करते हैं। ये साग सब्जियों का भी अपने भोजन में यूज़ करते हैं। जैसे बैगा दालें यूज़ करती थी, ये क्या यूज़ करते हैं? मोटे अनाज। इसके बाद जो है इनका जीवन यापन कैसे होता है, यानी इनकी आर्थिक विशेषताएं क्या है? कोरकू जनजाति के जो जीवन यापन का मुख्य स्रोत है कृषि है ना। क्या मुख्य स्रोत है? कृषि है। अभी तक जितनी जनजातियां आपने पढ़ी उनमें सभी में उनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत ही कृषि ही रहा है अभी तक, है ना। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है पशुपालन, मत्स्य पालन या वनोपज संग्रह इन्होंने किया है। वनोपज जो है, क्योंकि जंगली क्षेत्रों में जंगल में रहते हैं इसलिए वनोपज इनको आसानी से मिल जाता है ना। और फिर उसको बेच के जो है अपने जीवन का यापन करते हैं। ये कृषि श्रमिक के रूप में भी अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। मतलब उनके पास जमीन नहीं है, दूसरे के यहाँ जाकर काम करके जो है ये अपना जीवन यापन करते हैं। विवाह पद्धतियों में देखा जाए तो
ये कोरकू जनजाति भी पितृसत्तात्मक होते हैं, है ना, पितृसत्तात्मक होते हैं। इसमें समगोत्री विवाह नहीं होता, मतलब जाति एक हो सकती है पर गोत्र से नहीं हो सकते, ठीक है। इनमें लमसेना प्रथा, तलाक, हठ दहेज प्रथा, अंतर विवाह जो प्रथा जो है ये विवाह प्रचलित है। अब लमसेना विवाह क्या होता है? लमसेना विवाह के अंतर्गत जो है जो वर होता है, दामाद होता है, वो ससुर के यहाँ यानी ससुराल में जाके रहता है, ससुर के शर्तों पे, यानी कुल मिला के वर पक्ष जो में जो लड़का है वो अपने ससुराल में जाके रहता है। हठ विवाह क्या होता है? हठ विवाह में लड़की लड़के के यहाँ ससुराल में जबरदस्ती रहती है ना, ये हो गया हठ विवाह, मतलब लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरदस्ती आके रहने लगती है। दहेज विवाह, ये तो अगर जानते ही होंगे दहेज विवाह, इसमें कन्या का मूल चुकाना होता है। अंतर विवाह बेसिकली क्या होता है? ये एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही जाति में करता है, यानी अपने ही समूह में जो है वो अपने कन्या का चुनाव करता है, उससे बाहर वो नहीं जाता है। इसमें अंतर विवाह प्रथा प्रचलित है। इसके बाद जो देखते हैं विशिष्ट त्यौहार। कोरकू जनजाति भी हिंदुओं के संपर्क में अधिकतर रहती है, इसलिए उन्हीं के त्योहारों को इन्होंने भी एडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है। पर फिर भी इनकी गुड़ी पड़वा, अकतीज, देव दशहरा, दिवाली, दशहरा, होली, ये जो है इनके ये त्यौहार मनाते हैं। गुड़ी पड़वा त्यौहार कौन सा होता है? जैसे अपने यहाँ नए साल में जनवरी में न्यू ईयर मनाते हैं, उसी प्रकार जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो वहाँ के महाराष्ट्रीय भाई बहन हैं वो लोग गुड़ी पड़वा के माध्यम से उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गई उनके त्यौहार हो गए। कौन से? गुड़ी पड़वा, अकतीज, देव दशहरा, होली, दिवाली, दशहरा। इसके बाद संस्कृति विशेषताएं, तो कोरकू जनजाति भी जो है अन्य जनजाति की तरह कला प्रेमी होती है। ये लोग हिंदियों के समान ही दिवाली, दशहरा, होली मनाते हैं। ये शिव और चंद्रमा की पूजा करते हैं, है ना। किसकी पूजा करते हैं? शिव और चंद्रमा की पूजा करते हैं। कोरकुओं में एक विशेषता है कि जो मृतक होता है उसको दफनाते हैं, ना कि जलाते हैं, ये विशेष है ना। कोरकुओं को दफनाते हैं। मरने वाले की स्मृति में लकड़ी का स्तंभ और झंडा बनाते हैं, मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे झंडा और स्मृति स्तंभ बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं। इसी प्रथा को सुडोली प्रथा कहते हैं। सुडोली प्रथा प्रचलित है। अक्सर पूछा जाता है सुडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो वो कौन सी जनजाति है? कोरकू जनजाति। तो इस पे जो है विशेष तौर पे इस पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद उत्पत्ति, कोरकू जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग की द्रविड़ जनजाति मानी जाती है, ठीक है। उपजातियाँ क्या हैं? इसकी उपजातियाँ नाहाला, बावरी, बोडोया, मोवसिनरूमा। क्या? मोवसिनरूमा, ये इसकी जनजातियाँ उपजातियाँ हैं। 4 इसकी उपजातियाँ हैं, याद रखिएगा, नाहाला, बावरी, बोडोया और मोवसिनरूमा, ठीक। इसके बाद जो है ये मैंने थोड़ा सा ट्री के पर्पज से बनाया है कि कोरकू जनजाति को ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बैतूल में इसको बावरिया कहा जाता है, कोरकू जनजाति है पर इसको बावरिया के नाम से जाना जाता है। बंदोरिया पचमढ़ी क्षेत्र में, और रूमा जो है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगा हुआ जिला है, अमरावती, जो कि ये अमरावती महाराष्ट्र में, यहाँ जो है रूमा कहा जाता है कोरकू जनजाति को ही। तो हमारे लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अक्सर कि बंदोरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो पचमढ़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कोरकू जनजाति का ये उपभाग, लेकिन ये पाई इस क्षेत्र में जाती है, इसलिए इसको अलग नाम दिया गया है। बावरिया ये बैतूल जिले में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसको जो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको अपनी भाषा में जो है एक नोट्स में लिखिए, है ना, अपने उसमें लिखिए एक बार। और अगर आप अपना इसी तरह लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक बार जब उसको आप लिख के जब रिवीजन करेंगे तो आप पाएंगे बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में लिखा गया है, और किसी को भी जो है ना समझने में ना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे एक बार लिखिए, पढ़िए, और जो भी इसमें समस्या आए वो जो है जो भी उसमें समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस जनजाति के बारे में लिखेंगे देखेंगे कि प्री में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे कहीं भी छूटने वाला नहीं है, सारी चीज़ें इसमें जो है कवर की है, ठीक है।
पढ़ते रहिए। नमस्कार।